एक तो कितने नंबर का पेपर है और कितने टाइम का। आपको टाइम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपको एक घड़ी साथ में लेकर जानी होगी ताकि आप अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लें। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप ये वाला क्वेश्चन पेपर, हालांकि ये सैंपल पेपर है और इसमें शायद आंसर भी आखिर में दिए हुए हैं, आप फिर भी इसके आंसर देखे बगैर इस क्वेश्चन पेपर को पूरा एक बार आज ही 3 घंटे लगा के एक टाइमर लगाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आप 3 घंटे में कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्जाम से पहले हमेशा आप ये क्या कीजिए कि अपने आंसर्स लिखने की बहुत प्रैक्टिस किया कीजिए। उससे क्या होगा कि बहुत दिनों तक हम लिखते नहीं हैं और अचानक हमें लिखना पड़ जाता है तो हमारे हाथ में वो थोड़ी अकड़न सी होती है, हाथ जाम सा रहता है, उतना लिखा नहीं जाता हमसे जितना हमें लिखना है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा लिखने की प्रैक्टिस पहले से शुरू कर दिया कीजिए। चाहे कुछ नहीं तो कुछ आंसर सॉल्व कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, है ना, लेकिन कॉपी में रिटन वर्क किया कीजिए जिससे आपके हाथ में रवानगी आ जाए। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको टाइम देखने के बाद ये देखना है कि इस नोट में क्या लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 48 क्वेश्चंस इन ऑल। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर आपके 48 क्वेश्चंस हैं, 48 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर आता था उसमें 31 क्वेश्चंस होते थे कुछ, और इस बार लेकिन क्वेश्चन आपके बढ़ गए हैं। लेकिन इसमें फायदा एक हुआ है आपका, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे वो बहुत कम आते थे जो कि आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस बार NIOS ने पैटर्न बदला है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो बदला है लेकिन पैटर्न के साथ साथ वो अगर आप देखें और अगर कोई बच्चा समझदारी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे तो पहले से मेरे ख्याल से आसान कर दिया गया है। हमने बाइफर्केशन की बात पिछली क्लास में की थी कि आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया है 2 जगह, तो अब आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 16 लेसन आपको पढ़ने हैं 27 लेसन में से, यानी कि 11 लेसन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने एग्जाम के लिए, उनको देखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, सिर्फ 16 लेसन हैं जो आपको देखने हैं और अच्छी तरह से देखने हैं क्योंकि उसमें से कहीं से भी सवाल आ सकता है। हमने देखा था कि कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके और कुछ आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, यानी कि कितना आपने पढ़ा है, क्या आपकी नॉलेज है, ये चेक की जाएगी पेपर में। आपका ये भी देखा जाएगा कि आपने समझ क्या पैदा की है, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और वो उनकी मिसालें आज हम इसके अंदर देखेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर कि वो किस किस तरह से आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो सवाल एप्लीकेशन बेस्ड होंगे यानी कि अप्लाई करने वाले होंगे, लागू करने वाले होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी समझ ही इस्तेमाल होगी। अगर आपने पूरे चैप्टर को ठीक से अच्छी तरह से समझ के पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें हैं यहाँ पर। पढ़ के कुछ चीजें हैं जो याद भी रखनी है और कुछ चीजें हैं जो समझ कर पढ़नी है। ठीक है, चलिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सारे क्वेश्चंस जो हैं कंपल्सरी हैं। देखिए, इसको देख के नहीं घबराइए, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर है लेकिन मैं आपको उर्दू में बताती जाऊंगी, तो इसको मत देखिए कि ये इंग्लिश में है। आपका जब एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो उर्दू में होगा। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल के तौर पे पुराना पेपर देखा था ना, हर क्वेश्चन इंग्लिश में था और फिर उसका उर्दू में भी था। तो जो फाइनल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा वो दोनों जबानों में होगा। तो ये सोच के टेंशन नहीं लेनी है कि ये इंग्लिश में है तो कहीं इंग्लिश में तो नहीं आने वाला, है ना। लेकिन इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, ये हम बात शुरू से करते आए हैं कि इंग्लिश आपको हर लफ्ज की, हर टर्म की पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई दफा कि इंग्लिश का पेपर कुछ और है, यानी कि इंग्लिश में सवाल कुछ और दे दिया और उर्दू में कुछ और दे दिया, तो ये माना जाता है कि आपको इंग्लिश वाले को ही फाइनल समझ के उसी का जवाब लिखना है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश का टर्म पढ़ा ही नहीं, इंग्लिश की इस्तिलाहात आपको मालूम ही नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है उस सवाल को हल करने में, क्योंकि वहां जो इन्विजिलेटर होते हैं जरूरी नहीं है कि उन सबको उर्दू आती हो और वो आपको ट्रांसलेट करके बता दें कि बेटा ये सवाल ऐसे ऐसे है ना, तो वहां आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए हर इस्तिलाह की। इस्तिलाह यानी कि बड़े बड़े जो वर्ड्स आते हैं जिनकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। खैर, मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के सामने उसके नंबर दे दिए गए हैं। आपको सारे सवाल करने हैं, इसका मतलब नहीं कि इसमें चॉइस नहीं है।
आपके इस क्वेश्चन पेपर में अच्छी खासी चॉइस भी है, लेकिन आपको सवाल नंबर अटेम्प्ट करने, यानी कि 48 सवाल हैं तो इसका मतलब नहीं 48 ही सवाल हैं। इसमें सवाल ज्यादा हैं, लेकिन उसमें हर सवाल में किसी सवाल में 2 सवाल देके उसको चॉइस के तौर पे दे रखा है, तो चॉइस भी है आपके पास। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में है। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा पिछली क्लास में। ऑब्जेक्टिव। और नीचे वाली जो सेक्शन बी है ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसमें आपको कोई ऑप्शन चूज करना होता है। ऑप्शन चूज, सही ऑप्शन आपने चुन लिया, आपको पूरा नंबर मिल गया। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है। आपको इसमें बाकायदा नस्र की तरह लंबा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं लिखना होगा हर जवाब, क्योंकि यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और बता दिया गया कि कितना कितना लिखना है आपको। ठीक है, तो अभी पहले हम फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो है सेक्शन ए। सेक्शन ए में बताया गया है ए और बी पॉइंट, यानी कि ए का मतलब है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, यानी कि 48 क्वेश्चंस में से जो शुरू के 20 क्वेश्चन हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है एक सवाल दे दिया और नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको सही जवाब चुनना है। इसमें आसानी क्या होती है, देखिए अगर आपसे सीधे सीधे सवाल कर दिया गया, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, अब आपको सिरे से सवाल का जवाब याद करना पड़ेगा, है ना। आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपको आंसर याद नहीं आ रहा। लेकिन एमसीक्यू में फायदा क्या होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब उन 4 ऑप्शंस में से आपको देख के याद आ जाएगा कि सही ऑप्शन कौन सा था, है ना। तो ये आपके लिए आसानी कर देता है। जी, क्या सवाल है आपका, मदरसा फतहुल उलूम, बताइए। स्क्रीन क्लियर नहीं है, अच्छा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कट कट के आ रही है। जी जी बोलिए। हाँ, मैं उर्दू में बता रही हूँ, मैंने जितनी बात की है वो उर्दू में की है, मैं कोई बात इंग्लिश में नहीं कर रही, है ना। गौर से सुनिए। क्या ये इंग्लिश में है, मैंने आपको बताया कि ये इंग्लिश में है, लेकिन आपका पेपर उर्दू में आएगा। ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ वो मैं उर्दू में बता रही हूँ, तो आप गौर से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने बता के लिखा, अब आप सुनना नहीं चाह रहे तो ये बहुत गलत बात है आपकी। आपका दिमाग कहीं और गायब है, सिर्फ हंसने में खेलने में दिमाग है आप लोगों का। अभी मैंने हर बात उर्दू में बता के इंग्लिश में लिखी है, लेकिन आपने सुना नहीं कुछ भी। पेपर है ना आप लोगों का, कल है पेपर, और ध्यान बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का क्लास में। सवाल भी आप हंस हंस के पूछ रहे हैं, कोई बात करनी होती है हंस हंस के करते हैं आप लोग। ये देखिए, नॉन सीरियस मत बनिए, आप थोड़े सीरियस हो जाइए एग्जाम के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि ये एमसीक्यू का मतलब है एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन, ये मैंने इंग्लिश में बताई है बात या उर्दू में बताई है। फिर क्या फालतू सवाल कर रहे हैं आपके मैम, ये इंग्लिश में। तो मैंने वो बात शुरू में बता दी थी ना कि ये पेपर इंग्लिश में दिख रहा है आपको यहाँ पर। एक्चुअल पेपर, जो असल में पेपर आपको मिलेगा, वो इंग्लिश उर्दू दोनों में होगा, और जो मैं बताऊंगी आपको, इसको समझाऊंगी, इसके इंग्लिश होने का मसला नहीं है, मैं उर्दू में ही समझाऊंगी आपको। मुझे पता है आप लोग उर्दू मीडियम से हैं, ठीक है। अब गौर से सुनिए, आपके 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक के सवाल एमसीक्यू वाले सवाल आएंगे।
MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको कई सारी चॉइस दी जाती है, आपको कोई एक चुनना है जवाब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सवाल दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। हम इसके आगे ना समझ के पहले अभी यही वाले सवाल, ये वाले सवाल जो हैं इन्हीं को देखते हैं, बाकी आगे की चीज हम बाद में देखेंगे और फिर उसकी मिसाल देखते जाएंगे। तो अब पहले हम इसकी मिसाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 20। इसमें हर सवाल जो है वो 1 नंबर का होगा। खैर, हर सवाल जो है वो 1 नंबर का होगा और सवाल का नंबर जो है उसके सामने दे दिया गया है, ठीक है। तो आपका सवाल नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द अप्रोच पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्ड। आपको वो अप्रोच बतानी है, वो तर्ज नजर बतानी है। याद होगा आपको लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी की अप्रोचेस के बारे में, है ना। नफ्सियात के जो तर्ज नजर मुख्तलिफ अलग अलग माहिरीन नफ्सियात ने दिए हैं वो हमने पढ़े थे, है ना। तो इसमें अब ये पूछ रहे हैं कि ये वाली जो अप्रोच है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये इनमें से कौन सी वाली है ना। तो दिस अप्रोच फोकसेस ऑन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फेनोमेना such as the brain, genes, hormones, etc. to understand the dynamics of behavior। यानी इसका मतलब है कि इंसानी बिहेवियर को, इंसानी रवैये को समझने के लिए ये अप्रोच जो है, ये तर्ज नजर जो है वो इंसान की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को यानी कि हयातियाती स्ट्रक्चर को मद्देनजर करती है। जैसे जिसके अंदर मिसालें इसमें दी हैं इन्होंने, ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, हमारे जीन्स और हमारे हार्मोन्स। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो तारीफ बयान की गई है वो इनमें से किसकी है ना। तो ये बायोलॉजिकल अप्रोच है, हयातियाती है, या बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियर से रिलेटेड है, या ह्यूमनिस्टिक है, इंसान परस्ताना है, या फिर साइको एनालिसिस है, यानी कि जो हमने पढ़ी थी फ्रॉइड वाली, जिसके अंदर तस्कीर नफ्सी की बात की जाती है। तो बताइए कौन सा वाला होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। मैंने सारे ऑप्शंस आपको उर्दू में समझाए हैं। क्या चीज? किरदार वाला। अच्छा, बिहेवियर यानी कि किरदार, तो ये किरदार वाला आप बता रही हैं। इसका मतलब है हयातियाती, इसका मतलब है इंसान परस्ताना। और इसका मतलब है तहलील नफ्सी। अब बताइए, इंसान के हयातियाती स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इंसान का दिमाग आ जाता है, उसके जीन्स, उसके हार्मोन्स, ये सारी चीजों को पढ़कर इंसान के किरदार का पता लगाया जाता है। किसमें? अच्छा, इस्लाहुन्निसा वालों ने कहा है ए, और ये कौन सा मदरसा है? फरीदनगर। इन लोगों ने कहा है ऑप्शन डी, और इससे पहले एक और मदरसा था, इन्होंने कहा है ऑप्शन बी। तो ये तो सबने अलग अलग आंसर बता दिए। क्या आंसर होगा इसका? तहलील नफ्सी के अंदर हम ख्वाबों का तज्जिया करते हैं। क्या इसके अंदर ख्वाबों की बात की गई है? बताइए मुझे। नहीं की गई, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। किरदार के अंदर हम देखते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच, यानी कि किरदार से रिलेटेड जो हमारी अप्रोच होती है, उसमें हम देखते हैं कि इंसान का किरदार उसके माहौल के एतबार से बनता है या बिगड़ता है ना। इसके अंदर माहौल की बात भी नहीं की गई, तो गलत हो गया। देखिए, आपको इसके अंदर ये देखना है, ये देखने हैं जो पॉइंट से बने हुए ना, इनको देखना है। म्यूट कर दीजिए इन्हें। हाँ, तो आपके सामने लिखा हुआ है बायोलॉजिकल, और यहां भी लिखा हुआ है बायोलॉजिकल, हयातियाती हयातियाती। तो
इस्लाहुन्निसा वालों ने बिल्कुल सही बताया है, इसका आंसर ए ही होगा, बायोलॉजिकल अप्रोच। इसके अंदर सीधे सीधे तौर पर सामने एक पॉइंट ही टकरा गया, इतनी हमें मेहनत ही नहीं करनी इस सवाल में, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले आप अगर सवाल को ठीक से पढ़ लेते हैं, आपका सवाल आधा तो वहीं हल हो जाता है ना। तो आपको पहले तो सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद उसके ऑप्शंस देखने हैं। अगर ऑप्शंस में कोई चीज हल्की सी टकरा जाती है तो उसकी ज्यादा चांसेस हो गए ना कि ये आंसर हो सकता है। फिर हमें याद करना है कि इसकी क्या तारीफ थी, इसकी क्या तारीफ थी, इसकी क्या तारीफ थी और इसकी क्या तारीफ थी। अगर किसी की तारीफ उससे मैच नहीं कर रही हमारे जहन में तो उसको हम कट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे दो बचे थे। इंसान परस्ताना में था कि इंसान का जो रवैया होता है वो होता है जो वो खुद चाहता है ना, या उसको इनामात देकर या उसको सजा देकर उसका रवैया बनाया जाता है। तो इसका ये भी नहीं होगा, उसका आंसर सीधे सीधे बायोलॉजिकल होगा, क्योंकि जिस्म की हयातियाती साख्त जो है वो उसकी जिस्म के अंदर के जितने भी आज़ा हैं उसकी बिना पर तय किया जा रहा है कि उसका किरदार क्या होगा, है ना। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छा किया यहाँ पर इस्लाहुन्निसा वाले बच्चों ने। अब सवाल देखिए, यहाँ पर ये सवाल नंबर 1 है और ये भी सवाल नंबर 1 है, यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ। हम अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ हमें ये और लिखा हुआ नजर आ रहा है। और का मतलब होता है या। अगर उर्दू में सवालनामा आपके सामने आएगा तो उसमें या लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको गौर से देखना है। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरा कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। जिस सवाल में और दे दिया जाए, या का निशान आपको इस तरह से मिल जाए, तो आप दोनों में से कोई एक जो आपको ज्यादा अच्छी तरह से आ रहा है या आप जिसको ज्यादा जल्दी कर पा रहे हैं आप उसको करेंगे, ठीक है। यहां तो हमने ए कर लिया, लेकिन हम बी जो है चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं। अब इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे? आंसर शीट में हमें जो आंसर शीट मिल रही है उसमें हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे जवाब 1। अब जवाब का 1 आप दे रहे हैं। अब इसमें हमें नहीं पता चल रहा आप ए दे रहे हैं या बी दे रहे हैं, इसके तो 2 पार्ट हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे बी, ए बी, अगर आप बी कर रहे हैं, और 1 का ए कर रहे हैं तो ए लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ आप जवाब में यहाँ पर लिखेंगे इसका जवाब कौन से ऑप्शन में है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने ए किया है अभी, तो हम ए लिखेंगे और इसका है आंसर भी ए ही आ रहा है, और इसमें सामने जो इसके लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे। जैसे उर्दू में है तो हयातियाती लिख देंगे हम, है ना, हयातियाती तर्ज नजर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, पूरा सवाल नहीं लिखना, पूरा जवाब पूरा नहीं लिखना, ठीक है। सिर्फ आपको नंबर डालना है और आंसर लिखना है। लेकिन आंसर में जो आपका की आंसर है ना, ये आप जरूर लिखिएगा। 1 नंबर में इतना तो लिखना बनता ही है आपका, है ना, ताकि आपका आंसर जो है वो हर तरह से क्लियर हो जाए, कहीं पर भी नंबर कटने की उम्मीद बाकी ना रहे। चलिए, अब इसका पार्ट 2 करते हैं हम। फर्स्ट का, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। It assumes that humans differ from each other only in terms of how they process information. इसमें लिखा हुआ है कि इस अप्रोच में, यानी कि इस तर्ज नजर में, जो इंसान का जो किरदार है वो किस चीज पर तय किया जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर, कि उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा दरअमल हो पा रही है, यानी कि प्रोसेस हो पा रही है। इस बिना पर उसका किरदार क्या होगा ये तय किया जाता है। इट अज्यूम्स, इसका ये मानना है कि इंसान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं वो उसकी कितनी नॉलेज उनको मिल रही है, कितनी इंफॉर्मेशन या मालूमात वो हासिल कर पा रहे हैं, और कितना उनके दिमाग में इतनी जगह है कि उसको वो प्रोसेस कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें बात जितनी हो रही है, आपको आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर ज्यादा बात जो हो रही है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की हो रही है, यानी कि मालूमात जो हमारे जहन में प्रोसेस होती है, इसमें दिमाग की और मालूमात की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं। बिहेवियरिस्ट यानी कि किरदारी, ह्यूमनिस्टिक यानी कि इंसान परस्ताना, साइको एनालिटिक
यानी कि ये हो गया आपका तहलील नफ्सी, वकूफी या जहनी। तो यहां पर बताइए कौन सा आंसर होगा? मैम ऑप्शन बी। किसने बताया? मैम हमने, वकूफी तर्ज़ नज़र। वेरी गुड, इस्लामुन्निसा वालों ने बताया। आज माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। बिल्कुल सही बताया आपने, वकूफी। सीधा सीधा ताल्लुक जो है इसका जहन से है। शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, दिमाग की बात हो रही है, तो सीधे सीधे हमें ना तो किरदार पे जाना है, ना हमें इंसान परस्ताना पे जाना है, ना हमें तहलील नफ्सी, इसमें कोई नफ्स की तहलील नहीं की जा रही है ना, इसमें सीधी सीधी बात हो रही है वकूफ की, यानी कि दिमाग की। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। अब सवाल नंबर 2 हम देख लेते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 1 में 1A 1B लिखा हुआ था। 2 में अगर हम देखें तो बस खाली 2 लिखा हुआ है, A नहीं लिखा हुआ, B नहीं लिखा हुआ, यानी कि इसके अंदर चॉइस नहीं है। जो सवाल है हमें यही करना है। ठीक है, तो इसका सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल है? आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ पर्सनैलिटी विच यूजेस अनस्ट्रक्चर्ड और एम्बिगुअस इन स्टिमुलाई। The basic assumption of this technique is that individual project their unconscious needs, desires, emotions on ambiguous stimuli. देखिए इसके अंदर सवाल ये पूछा गया है, उस पर्सनालिटी के टेस्ट का पता लगाइए, इंसान की शख्सियती टेस्ट का पता लगाना है आपको, जिसके अंदर मुबहम किस्म की चीजें आपके सामने पेश की जाती हैं और ये माना जाता है कि इंसान जो है अपनी लाशऊरी जरूरियात, ख्वाहिशात और जज्बात को उन मुबहम चीजों को देखकर जाहिर कर देगा। अब इसका जवाब क्या होगा? सिचुएशनल यानी किसी खास हालत में, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स यानी कि खुद बताकर, या ऑब्जर्वेशन देखकर, या प्रोजेक्टिव टेक्निक के जरिए से। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, बताइए कैसे? बी है, बी सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट, अच्छा, इंसान के जो लाशऊरी ख्वाहिशात या उसकी जरूरियात या उसके जज्बात, अगर वो लाशऊरी हैं तो वो कैसे बताएगा खुद? उसको तो खुद भी नहीं पता उनके बारे में। हमने शऊर और लाशऊर के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? शऊर वो चीज होती है जो हमें मालूम होती है, जिसको हम जागते हुए बता सकते हैं। कोई हमें पूछेगा हम खुद से बता देंगे, ये हो गया हमारा शऊर। एक होता है हमारा लाशऊर, जिसको हम जागते हुए तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते, सीधे सीधे तौर पे तो बिल्कुल नहीं बता सकते, या तो वो हमारे ख्वाबों के जरिए से हम बता पाते हैं कि ठीक है, टीवी देखकर आजकल हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। बच्चा इस घर में होता है, पैदा हुआ होता है, 2-1 साल का होता है, तब भी से वो टीवी देखना शुरू कर देता है घर में, है ना? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अपने दोस्त और साथियों की संगत की वजह से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? किससे कैसे बात करनी है, हमारी तरबियत में काफी हद तक हमारा इसका हाथ होता है। अगर तरबियत घर की बहुत अच्छी है लेकिन हमारे साथी अच्छे नहीं है तो हमारी तरबियत खराब हो सकती है ना? तो इसका ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही है ये। इस्लाहुन्निसा वालों ने बताया ये आंसर। शाबाश बेटा, फिर से आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए अब इसमें देखिए और लिखा हुआ है, यहाँ ए भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, तो हम सीधे सीधे समझ जाएंगे कि इसमें हम ये भी करके बी वाला कर लेंगे, है ना? तो बी कैसे करेंगे हम? सेलेक्ट एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट अलाउज चिल्ड्रन टू फिट इन विथ ग्रुप्स एंड हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी महारत बताइए जो बच्चों को फिट इन करने में, किसी भी ग्रुप के अंदर घुल मिल जाने में मदद करती है और रिश्ते बनाने में मदद करती है। तो इसका क्या ऑप्शन हो? इसकी ऑप्शन है कंट्रोल वंस, अपने जज्बात पर काबू रखना, गुस्सा, दूसरों के तई हमारी हमदर्दी, या ऑप्शन डी के ऑप्शन ए, अपने जज्बात पर काबू पाकर हम दूसरों से अच्छी दोस्ती कर सकते हैं। और कोई बताइए?
मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, किसने बताया ये? हाथ उठाओ। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक। देखिए इसमें दोनों बातें हैं, खाली अपने जज्बात पे काबू रखेंगे, हम दूसरे को बताएंगे ही नहीं हम उसके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम उसके दोस्त बनना चाह रहे हैं, हम उसके दुश्मन हैं, ये हम जाहिर ही नहीं करेंगे किसी के ऊपर। तो खाली इसी से हमारा काम चल जाए ऐसा तो नहीं है, हमें दूसरे की मदद भी करनी होगी, दूसरे से अच्छे तरीके से बिहेव भी करना होगा। अब ऐसी सूरत में ये दोनों ऑप्शन हमारे काम आ रहे हैं। ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है, गुस्सा दिखा दिखा कर अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, दोस्ती वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसके दोनों ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी, जिसमें हम ए और सी दोनों को सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन 8। चलिए, ये मैंने अलग से पढ़ाया था आप लोगों को, इसलिए मैं इसके बारे में ये सवाल आपसे हल करवाऊंगी। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस इफ द पर्सन इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स एनी सॉल्यूशन, नॉट मूविंग बट ओनली यूजिंग मेथड्स टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। एक कोई है वो बात बताइए जिसमें इंसान अपने स्ट्रेस से यानी कि टेंशन से दूर भागने के लिए क्या करता है, सिर्फ उसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वो अपने मसले को हल नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, वो उन तरीकों को इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसको बस ठीक महसूस होने लगे। तो वो कौन से तरीके हैं? मिसाल के तौर पर मैंने आपसे झूठ बोल दिया, अब मेरे दिमाग में टेंशन हो रही है कि मैंने झूठ बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फील हो रहा है ना, मुझे अब स्ट्रेस होना शुरू हो गया है, अब मुझे इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, मैं चाहती हूँ कि ये टेंशन मुझे ना हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस टेंशन में रहते हुए, हर बार फील हो रहा है कि मुझे गिल्टी महसूस हो रही है, मुझे बुरा महसूस हो रहा है कि मैंने गलत काम किया। अब मुझे ये गलत जो फीलिंग मुझे हो रही है, टेंशन जो हो रही है, मुझे इसको भगाना है। इसको भगाने के लिए मैं ये कह दूं कि भाई वो सिचुएशन ही ऐसी थी, वो ऐसे हालात थे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, और ये कह के मैं खुश हो जाऊं, लेकिन इसमें मेरे मसले का कोई हल नहीं निकल रहा है। हल निकला नहीं, सिर्फ मैंने खुद को समझा लिया कि हाँ ठीक है, मैंने ठीक किया। अब ये क्या है? ये टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर है, कोपिंग है, डिफेंस ओरिएंटेड कोपिंग है, कॉम्प्रोमाइज ओरिएंटेड कोपिंग है, या अटैक ओरिएंटेड कोपिंग है। यानी कि हम इसके अंदर किसी टास्क को, किसी काम को कर रहे हैं और फिर हम उससे निजात पा रहे हैं, यानी कि हम हल निकाल रहे हैं। दूसरा, सिर्फ हम बचाव के तरीके निकाल रहे हैं। तीसरा, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या चौथा, हम अटैक कर रहे हैं, उस पर कोई काम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। बताइए ये जो रवैया है वो रवैया क्या कहलाएगा इसके अंदर से? मैम ऑप्शन बी है इसका डिफेंस वाला। कौन सा ऑप्शन? ऐसे इशारे से बताइए, कौन सा? बी। बी, अच्छा बी, डिफेंस ओरिएंटेड, बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। कौन सा मदरसा है ये? फरीदनगर। सब बच्चे इनके लिए क्लैप कीजिए, बिल्कुल सही आंसर बताया इन्होंने, यही इसका आंसर होगा। हम सिर्फ अपने बचाव के तरीके ढूंढ रहे हैं, हम कोई मसले का हल नहीं निकाल रहे, है ना। बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 10। अब देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन, बल्कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब तक हमने अंडरस्टैंडिंग बल्कि नॉलेज वाले हमने क्वेश्चन किए अभी तक, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि आपने जो समझा है आप उसको, आपको एक सिचुएशन दे दी गई, कोई हालात आपको बता दिए गए, और उन हालात के जरिए से आपको समझकर अब जवाब सोचना है कि इस सिचुएशन में जवाब क्या होगा। ये आपको जवाब, ये वाली इसका जवाब अगर आप बुक में ढूंढना चाहें तो सीधे सीधे तौर पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने समझ के पढ़ा है तो आप इसको हल कर सकते हैं। जसप्रीत हैज एन एग्जाम इन द कमिंग वीक। जसप्रीत नाम की एक लड़की है जिसका अगले हफ्ते एग्जाम होने वाला है, फॉर विच शी हैजंट स्टार्टेड स्टडीइंग, जिसके लिए उसने बिल्कुल भी पढ़ाई करनी अभी शुरू नहीं की है। शी फील्स एक्सट्रीमली टेंस एंड एंग्शियस, उसको बहुत बुरी तरह से टेंशन हो रही है। जाहिर है अगले हफ्ते एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन तो होगी ना। विच टाइप ऑफ कोपिंग शुड शी यूज
इन दिस सिचुएशन। अब ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे हालात उसके सामने हैं तो इससे निजात पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इस टेंशन से, वो जो टेंशन उसको हो रही है, अब उससे बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? ओनली प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, सिर्फ उसको प्रॉब्लम क्या है, उससे कैसे बचना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ओनली इमोशन फोकस्ड कोपिंग, सिर्फ उसे यह देखना चाहिए कि उसके जो जज्बात है वो काबू में आ जाए किसी तरह से। कॉम्प्रोमाइज ओरिएंटेड, अब वो कॉम्प्रोमाइज कर ले कि चलो अब तो जो होना था वो हो ही गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। या डी बोथ प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों। बताइए क्या आंसर होगा इसका? आप ऐसे 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 करके इशारे में जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन डी, ये हैं फरीद नगरी वाले कह रहे हैं ऑप्शन डी। इस्लाहुन्नेसा वाले क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं डी। अच्छा, बाकी और दूसरे मदरसे क्या कह रहे हैं? बेटा हाथ इशारा कीजिए, मुझे दिखेगा। अच्छा, मेरठ वाले कह रहे हैं ऑप्शन ए, और ये कौन से बच्चे हैं? ये कुछ कह ही नहीं रहे। फातिमा तो जोहरा लिल बनात वाले क्या कह रहे हैं? क्या ऑप्शन होगा इसका? इशारा कीजिए, सिर्फ इशारा करिए हाथ से। ऑप्शन डी। तो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, यानी कि हमें प्रॉब्लम का हल भी ढूंढना है और अपने जज्बात पर भी काबू पाना है, दोनों होंगे। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर यही होगा कि हमें दोनों पर काम करना होगा। हमें ये नहीं कहना कि चलो जो हो गया हो गया, अब तो इसी में हमें गुजारा करना है। नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक हफ्ता अभी बाकी है तो हम उसको हल कर सकते हैं। एक हफ्ते में बहुत सारी पढ़ाई हमारी हो सकती है, फेल होने से तो हम बच जाएंगे ना। और दूसरे, हम अपने जज्बात पर भी काबू पाएंगे कि देखो हम पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा और अगली दफा हम मेहनत करेंगे टाइम से, है ना। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और अब इसमें भी देखिए ये ऑप्शन है, आप चाहें तो ए कर लें या चाहें तो आप बी कर लें। अब ए और बी में से ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन चुना कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस जो हैं इनको कैसे हल करना है। एक तो टाइम आपके पास कुल 3 घंटे है ना, और उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें टाइम बहुत लगेगा, तो उनको आप कैसे हल करें। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको एक कॉलम ये वाला दे दिया और एक कॉलम ये वाला दे दिया, आपको इनको सिर्फ मैच करना है। ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर ये दे दिया गया है कि ये जो आपने मिलाया है इसका ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये होगा या ये होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर इनमें से कौन सा वाला है। चाइल्डहुड डिसऑर्डर यानी कि बचपन में होने वाला डिसऑर्डर इसमें से कौन सा वाला है। एंजाइटी यानी कि टेंशन की वजह से होने वाला डिसऑर्डर कौन सा है। और साइकोटिक, पागलपन वाला डिसऑर्डर इसके अंदर कौन सा है। तो डिसऑर्डर के नाम क्योंकि हमने इंग्लिश में ही पढ़े थे, तो आप इसको हल कर सकते हैं। ये आपके सामने सवाल है, जल्दी से बताइए इनमें से ए होगा जवाब, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यानी कि अगर आप ए को 4 से मिलाते हैं तो यहां आ जाएगा, ए को फर्स्ट से मिलाते हैं तो यहां आ जाएगा, ए को 2 से मिलाते हैं तो यह आ जाएगा, और ए को फर्स्ट से मिलाते हैं और बी को इस तरह से, देखिए यहां पर ये मिलते जुलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा। इसको गौर से देखिए, अगर आपने एक भी ठीक मिला लिया ना तो आपका ये मामला हल हो जाएगा। उर्दू में बता दूं, देखिए यहां आपको डिसऑर्डर यानी कि जो जहनी बीमारियां हमारी होती हैं उनके नाम दिए गए हैं, मतलब किस टाइप की, यहाँ टाइप दी गई है और यहाँ नाम दिए गए हैं। मूड डिसऑर्डर हमने पढ़े थे, यानी कि हमारे मूड की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, बचपन में होने वाली जहनी बीमारियां। एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि परेशानी की वजह से लायक होने वाली जहनी बीमारियां, या पागलपन की हद तक जाने वाली बीमारियां। अब वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि जिसमें बार बार बुरे ख्यालात आते हैं और फिर हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं उसमें, जैसे बार बार हाथ धोना वगैरह। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके अंदर कभी इंसान का मूड बहुत अच्छा होता है
और वो बहुत खुश रहता है, कभी वो बहुत ही ज्यादा उदास रहता है, ठीक है, डिप्रेशन में चला जाता है। सिजोफ्रेनिया, जो लोग पागल होते हैं और उनको सिर्फ आवाजें आती हैं अजीब अजीब सी, कुछ दिखाई देने लगता है जबकि वो सच में उनके सामने कुछ नहीं होता, हवा में बातें करते नजर आते हैं। या ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि अटेंशन का ठीक से ना हो पाना और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना। तो ये कौन सी बीमारी किससे मैच करेगी बताइए? ऑप्शन 3 सी, ये बता रहे हैं फरीद नकवी ने कहा, वाले बच्चों ने कहा है ऑप्शन सी। ओके, बाकी दूसरे मदरसे बताएं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? इस्लामुन्निसा वाले आप बताइए, क्या आपका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी। इस्लामुन्निसा वाले कह रहे हैं कि ऑप्शन डी होगा। ओके, और कोई बताए? फातिमातुज ज़ोहरा ये भी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी ही होगा। और कोई बताए? अच्छा, ये दो चीजें कह रहे हैं, यहाँ पे 4 भी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं और सी भी कह रहे हैं। ये कौन सा है? मदरसा हलीमा सादिया मेरठ, ये लोग सी भी कह रहे हैं और डी भी कह रहे हैं जी। और कोई बताए? ये वो हरियाणा वाले मदरसे वाले ना, इनसे पूछिए। हाँ, मेवात, आप बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका? ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा आपको? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अच्छा, इन लोगों ने बताया ऑप्शन डी होगा। चलिए, अब 3 वोट इन्हें मिले, 3 वोट, किसी ने भी ए और बी को नहीं कहा, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मूड डिसऑर्डर, बल्कि हम पहले ये वाला डिसऑर्डर पढ़ेंगे और फिर इसको देखेंगे ये किस टाइप का हो सकता है। अपना लेना क्या है ये सीधे सीधे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। हमें टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा और उस टेंशन को भगाने के लिए हम कोई एक काम कर रहे हैं, बार बार हम बार बार चीजों को गिन रहे हैं, हम बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार कोई चीज जाके चेक कर रहे हैं, बार बार ताला लगा रहे हैं खोल रहे हैं, ताला लगा रहे हैं खोल रहे हैं, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं हम, तो ये होता है हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर। चाइल्डहुड डिसऑर्डर, यहाँ पर देखिए सिजोफ्रेनिया में मैंने आपको बताया अजीब सी आवाजें आती हैं और इंसान जो है हवा में बातें करने लगता है, ये है पागलपन की निशानी, साइकोटिक डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी इंसान बहुत खुश है और कभी इंसान बहुत दुखी है, इसका ताल्लुक हमारे मूड से है। बाइपोलर डिसऑर्डर ये हो गया हमारा मूड डिसऑर्डर। इसी तरह से ADHD, बचपन में इसकी जो तारीफ है वो तारीफ ही यही है कि बचपन में बच्चों का ठीक से अटेंशन ना दे पाना, तो सीधे सीधे ये हमारा बचपन का डिसऑर्डर है, यानी कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। अब अगर हमें सिर्फ इसमें हमें सारे मिलाने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ एक ऑप्शन भी ठीक से मिला लेंगे तो बाकी हम चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट। जैसे हमने मिला लिया मूड डिसऑर्डर, ए का हो गया 2, हम यहाँ देखें ए का 2, हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे कि ये बाकी के भी ठीक हैं इसके या नहीं। हमने चेक किया बी का 4, तो वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम सी का 1 चेक करेंगे तो सी का 1 बिल्कुल ठीक है, सी ठीक है। तो इसको इस तरह से हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको पहले सारा हल करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक हल कर लें, सिर्फ एक, और फिर वो पहला वाला ढूंढ लें इसमें कहां पर है, ठीक है, और फिर बाकी के मैच कर लीजिए, वो एकदम से हल हो जाएगा, उसमें टाइम जो लगना था वो अब नहीं लगेगा। अब आते हैं हम सवाल नंबर 11 पे। श्रेया's boss uses an authoritarian leadership style. Which of the following behaviors is she likely to be involved in? श्रेया का जो बॉस है वो अथॉरिटेरियन यानी कि हाकिमाना जो है किस्म का लीडरशिप अंदाज अपनाता है। इसमें वो किस तरह का रवैया अपनाता है अपने नीचे काम करने वालों के साथ? एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो चाहता है कि दूसरे लोग उसके साथ उसके जो फैसले हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करें। यूजेस थ्रेट्स एंड पनिशमेंट, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करके लोगों को डराता धमकाता है, धमकियां देता है और सजाएं देता है। अपने एम्प्लॉय यानी कि अपने नीचे काम करने वालों के साथ उनका मशवरा लेता है।
और चौथा है इन्वॉल्व टू वे कम्युनिकेशन। वो ऐसा रवैया अपनाता है जिसमें वो भी बात करे और सुने और सामने वाला भी उससे बात कर सकता हो और सुन सकता हो। तो श्रेया का बॉस, जो कि बहुत ही हाकिमाना किस्म का मालिक है, वो इनमें से क्या करता होगा, बताइए। ऑप्शन डी, यानी कि वो दूसरों को अपनी बात बताता भी होगा और उनकी बात सुनता भी होगा। इतना अच्छा है वो, हाकिमाना अंदाज अपना रहा है और वो दूसरों की बात भी सुन रहा है। ये बताया है मेरठ वालों ने। ओके, इस्लाहुन्निसा जी, आप क्या बता रहे हैं? ऑप्शन बी। बी या डी? बी, ओके। वो बहुत ज्यादा धमकियां देता है और सजाएं देता है। ये फरीद नगर वाले बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। और दूसरे मदरसे वाले बच्चे क्या बता रहे हैं? ये है फातिमा तो जहरा लिल बनात, इनका ऑप्शन है डी। ओके, अच्छा, सी भी बता रहे हैं आप? ठीक है, डी नहीं बता रहे, चलो इसको हम काट देते हैं। हाँ, और कोई मदरसा? चलिए, जिन्होंने अपने कैमरा ऑन किए हुए हैं वो ज्यादातर यही इतने ही मदरसे हैं। तो इसमें 2 वोट मिले हैं बी को, 1 वोट मिला है सी को और 1 वोट मिला है डी को। देखिए, जो बहुत ही ज्यादा हाकिमाना किस्म का मालिक होगा वो क्या करेगा, वो दूसरों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहेगा हाँ बहुत अच्छे हैं, ये तारीफें करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये तो गलत हो गया, वैसे भी किसी ने आप में से ये चुना नहीं है। कंसल्ट्स विद द एम्प्लॉय, मशवरे लेगा एम्प्लॉयज के। जब वो हाकिमाना है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, तो वो बिल्कुल भी मशवरे नहीं लेगा किसी के, ठीक है। इन्वॉल्व इन टू वे कम्युनिकेशन, हाकिम, देखिए यहाँ मालिक की सिर्फ बात नहीं हो रही, यहाँ हाकिम किस्म के मालिक जो सिर्फ हुक्म चलाना जानता हो, तो वो बिल्कुल भी दूसरों की बात नहीं सुनेगा, बल्कि वो दूसरों को डराएगा और उनको सजाएं देगा काम पूरा ना होने पर। तो इसका ऑप्शन बी होगा, जो कि 2 मदरसों ने कहा सही है। ठीक है, समझ में आया किस तरह से इसको हल करना है? तो यहाँ हमने कुछ पैटर्न्स देखे हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर को किस तरह सॉल्व करना है, और ज्यादातर ये जो है वो एमसीक्यू वाले अभी तक देखे हैं हमने। अभी हम दूसरी टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम 17, ये भी इसी टाइप का है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये आपसे उसके बारे में पूछा गया है, ये आप कौन सा स्टडी मेथड इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसके बारे में। अ साइकोलॉजिस्ट वांट टू स्टडी द ओपिनियन एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट। एक साइकोलॉजिस्ट है वो जो कि ये जानना चाहता है कि नया प्रोडक्ट जो मार्केट में नया आया है उसके बारे में लोगों की क्या राय है। तो वो इन करने के लिए क्या तरीका वो अपनाएगा, सर्वे करेगा, टेस्ट लेगा, केस स्टडी करेगा या लोगों का इंटरव्यू लेगा एक एक का जा जाके। बताइए क्या करेगा वो, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जल्दी से बताइए ताकि हम आगे बढ़ें। ऑप्शन 1, ये किसने कहा ये ऑप्शन? अच्छा, इस्लामी सवालों ने कहा डी होगा। ओके, ये 1 किसने, इससे पहले वाला कौन था मदरसा, उन्होंने 1 कहा था। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, फरीद नगर वाले क्या कह रहे हैं? ऑप्शन बी, वो टेस्ट लेगा। ओके, और बताइए ऑप्शन डी, ये है फातिमा तो ज़ोहरा लिल बनात, इन्होंने भी कहा है डी। ओके, मेरठ वाले क्या कह रहे हैं? ऑप्शन बी। ओके, और ये मेवात वाले बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी। देखिए, और भी कोई है क्या? बस इतना ही है। चलिए, 5 मदरसों ने अलग अलग बताया। एक माहिर नफ्सियात है, एक साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, फरीद नगर वाले अब 1 भी कह रहे हैं। ओके, अब देखिए सर्वे हम कब करते हैं, हम बारी बारी इनको देखते हैं। सर्वे हम कब करते हैं? जब हमें जनता की राय जाननी हो। ठीक है, इसके बाद टेस्ट हम कब लेते हैं? जब कोई मरीज आता है आपके पास या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो
तो आप टेस्ट लेते हैं, या कोई मरीज आता है जहनी मरीज, उसके बारे में पता लगाना है उसकी बीमारी का, तो टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा केस स्टडी तब की जाती है जब कोई खालिस एक मरीज हमारे सामने है और उसके बारे में हमें उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी है, तो ऐसे में हम केस स्टडी करते हैं। इंटरव्यू हम फेस टू फेस लेते हैं, सामने से, ठीक है, या टेलीफोन पर ले लेते हैं। लेकिन हम इंटरव्यू बहुत सारे लोगों का नहीं ले सकते, इंटरव्यू के अंदर बहुत लिमिटेड लोगों का हम ले सकते हैं। एक एक के पास कितने लोगों के पास जाके पूछेंगे, तो बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं जा सकते, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। केस स्टडी तो सिर्फ एक ही इंसान की जा सकती है, ये भी नहीं होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट तब लिया जाता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा सर्वे, हम आम जनता से सर्वे लेते हैं, आपकी क्या राय है। ऐसे में ऑनलाइन सर्वे भी हो जाता है, एक चैनल के जरिए से लिंक डाल दिया, सबने उसका जवाब दे दिया, जैसे इलेक्शन से पहले किया जाता है कि भाई आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, तो इसका आंसर होगा ए, सर्वे मेथड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 20 तक के तो आपके यहाँ पर 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं, इसमें भी आपको ऑप्शन ही ज्यादा नहीं लिखना, 1 वर्ड आंसर ही होगा आपका। तो लेकिन ये 2 नंबर का है, हर सवाल इसमें 2 नंबर का है। तो पहला है इसमें 21, while studying you notice that the noise in your surroundings have an impact on your concentration level. You design a study to understand the relationship among the two variables. अब वेरिएबल्स क्या हैं इसके अंदर, पहले मैं इसको उर्दू में बताती हूँ। पढ़ाई करते वक्त आपने ये महसूस किया कि आवाज जो है आसपास, जो आपके आवाज है, शोर है, बल्कि नॉइज कहते हैं शोर को, आवाज को नहीं कहते, वो आपके कंसंट्रेशन को मुतासिर कर रही है, यानी कि आप फोकस करके पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। आपने एक स्टडी डिजाइन की, आपने एक रिसर्च बनाने की कोशिश की, पता लगाने के लिए कि इन दोनों के बीच में 2 वेरिएबल्स कौन कौन से, कंसंट्रेशन और शोर, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये आप समझना चाहते हैं। तो यहां पर आप इनमें से कोई 2 कर लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहां आपके पास चॉइस है कि आप इनमें से कोई भी 2 करेंगे। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से किसी 2 का जवाब दीजिए। ये सारे सवाल जो है वो इसके बारे में ही हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट द नॉइज बैकग्राउंड डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन, पीछे से जो आवाज आ रही है ये पाया गया कि उसकी वजह से फोकस करने में मुश्किल आ रही है। इन दिस एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन लेवल इज डैश वेरिएबल, ये कौन सा वाला वेरिएबल है बताइए। यहां आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सोच के जवाब लिखना होगा 1 वर्ड में। बताइए क्या जवाब है इसका। यस, देखिए हमें, आपको याद होगा हमने जब वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, तो वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जो मुनहसर होता है और एक होता है आजाद, ठीक है। आजाद जिसका असर डाला जो असर डाल रहा है, और मुनहसर जिसके ऊपर असर हो रहा है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर असर हो रहा है या कंसंट्रेशन असर डाल रहा है, असर हो रहा है, असर हो रहा है। तो ये मुनहसर हुआ या आजाद हुआ, मुनहसर हुआ, बिल्कुल ठीक, शाबाश, ये हो गया मुनहसर वाला, मुनहसर यानी कि डिपेंडेबल। देखिए ये वाला जो सवाल है ये आपका अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, यानी कि आपने समझा कितना। अब यहाँ एप्लीकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे समझ आपकी जांच ही परखी जा रही है, ठीक है। इसके बाद इन द एक्सपेरिमेंट नॉइज इज, अब देखिए डैश वेरिएबल, अभी मैंने आपको 2 तरह के वेरिएबल्स बताए, अगर आपको वेरिएबल्स याद हैं तो ये दोनों तो आपके एक बार में ही हल हो जाएंगे। बताइए क्या, इन द एक्सपेरिमेंट नॉइज, ये जो शोर है वो कौन सा वाला है, आजाद है या मुनहसर है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।